फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं चेक बाउंस और चेक डिसऑनर के जो केसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। अगर कोई भी चेक आपका बाउंस हुआ है या डिसऑनर हुआ है, आपने चेक दिया है वो बाउंस हो गया है, या आपने किसी से चेक रिसीव किया है वो बाउंस हो गया है, वो डिसऑनर हो गया है, तो उसके आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है एंड आपके राइट्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। लीगल नोटिस का फॉर्मेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो चेक बाउंस और चेक डिसऑनर जो होता है उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी इसमें। और लीगल नोटिस हम कैसे सेंड करेंगे वो, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें कि हम किन केसेस में किसी को नोटिस सेंड कर सकते हैं या कौन से केस में आप नोटिस रिसीव कर सकते हैं। सो आपको एंड तक मेरे साथ रहना है इस वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। लाइक एंड शेयर तो आप इसको पूरा देखने के बाद कर दीजिएगा। सो गोइंग अहेड, बेसिक्स हम जान लेते हैं। चेक तो रेगुलर ट्रेड एंड कॉमर्स में हर ट्रांजैक्शन में ऑलमोस्ट सभी जगहों पे यूज किया जाता है। चाहे वो सैलरी का पेमेंट हो, आपका बिल का पेमेंट हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करें, आप फीस पे करें, बहुत जगहों पे ऑनलाइन ट्रांसफर के साथ साथ चेक भी अभी भी मेजरली यूज किया जाता है। तो बहुत सारे चेक्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे प्रोसेस होते ही हैं, बैंक के क्लियरिंग सिस्टम में आते हैं और ये बहुत ही सिक्योर्ड मेथड ऑफ मेकिंग दी पेमेंट है। आप अगर आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भी वो आपसे एडवांस क्रॉस पे चेक ले लेते हैं। किसी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना होता है, वहां से वो आपसे क्रॉस पे चेक ले लेते हैं या तो कैंसिल चेक ले लेते हैं। तो चेक बेशक ऑनलाइन फैसिलिटीज हो चुकी हैं अवेलेबल, बट चेक अभी भी इंडिस्पेंसिबल है। तो अगर आपको किसी ने चेक दिया है या आपने किसी को चेक दिया है और वो ऑनर नहीं होता है फॉर एनी रीजन, कि वो ऑनर नहीं हुआ है, देन आपके पास उसके लीगली क्या राइट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो चेक है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एंड वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से गवर्न है। उसी के अंतर्गत हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी डिफॉल्टर पे। क्रॉस अकाउंट पे चेक जो है वो सिर्फ पेई जिसका नाम लिखा होता है उसी के नाम पे होते हैं, वो फर्दर निगोशिएबल नहीं होते हैं। इसीलिए हम बहुत बार अकाउंट अपना जो चेक होता है उस पर डबल क्रॉस लगा देते हैं ऊपर। अकाउंट पे लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप दो लाइन खींच दोगे पैरेलल लाइन चेक के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में, तो वो अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। तो वो सिर्फ जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है वो उसी के अकाउंट में जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक है। जो चेक लिखा है जिसने, वो ड्रॉअर ऑफ द चेक है, जिस बैंक पे वो लिखा गया है, जिस बैंक का वो चेक है, जो उस चेक को ऑनर करेगा वो ड्रॉई है, एंड जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है वो पेई है। ये बहुत बेसिक है। तो अगर कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो आप ध्यान रखिए ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि आपने किसी को प्रॉमिस किया है। चेक लिखने का मतलब दैट यू आर प्रॉमिसिंग टू पे, कि वो बंदा जिसको आपने वो चेक लिख के दिया है वो जैसे ही उसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। ये चेक लिखते समय आपका इंटेंशन होना चाहिए, एंड जिसने वो चेक लिया है या रिसीव किया है उसका भी यही कंसिडरेशन होता है कि वो जैसे ही इसे डिपॉजिट करेगा उसके अकाउंट में उतने पैसे आ जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है देन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है एंड दिस इज पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट। आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है या आपको फाइन हो सकता है, फिनेंशियल आपको फीस पे करने को बोला जा सकता है, पेनल्टी, या दोनों हो सकता है। ये कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। तो जब आपका चेक बाउंस होता है या चेक डिसऑनर होता है तो जिस बैंक का वो चेक होता है जहां पे वो पे होने के लिए प्रेजेंट होता है, वो बैंक एक चेक रिटर्न मेमो इशू करते हैं उस बैंकर का, उस पेई बैंकर को जो जहां से वो चेक ऑनर होने के लिए आया होता है। तो वो जो चेक रिटर्न मेमो होता है आप अपने उस पेई बैंकर को देते हैं एंड वो जो बैंकर होता है वो इन रिटर्न पेई को दे देते हैं। तो जो पेई होता है, पेई के पास अब 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता ये कि वो 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा से उस चेक को जमा कर दे, या अगर उसे कहीं भी लगता है कि जो चेक देने वाला है उसने उसके साथ कोई भी मिसबिहेव किया है या उसको फ्रॉडली या उसको किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है फाइनेंशियली, तो उसके पास दूसरा रास्ता ये होता है कि वो जो भी उसका जो ड्रॉर है उसके ऊपर वो लीगली प्रोसिक्यूशन कर सकता है। तो अब दो ऑप्शंस में से अगर वो दोबारा से वेट करता है कि चलो मैं 3 महीने के अंदर अंदर एक बार और चेक जमा कर देता हूँ, एंड अगर वो ऑनर हो जाता है वेल एंड गुड, मैटर वहीं क्लोज हो जाता है। बट अगर वो ऑनर नहीं होता है, वो फिर से डिसऑनर होता है। वो डिसऑनर होगा बिकॉज इट इज पॉसिबल कि वो जो ड्रॉर है जिसने उसे ड्रॉ किया है आपके नाम पर, उसका कभी इंटेंशन ही नहीं था पे करने का। वो आपको फ्रॉड या वो आपको डीफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। तो उसका इंटेंशन नहीं था पे करने का, आपको उसने बेवकूफ बनाया है। ये ऐसा क्योंकि उसके पास वो फंड्स नहीं है, उसने अकाउंट को खाली रखा है, उसके पास इनसफिशिएंट फंड्स है और उसके बावजूद उसने आपको चेक दिया है। तो इसी से एक जो लॉ है वो पहले से दिमाग में बना के चलता है कि आपका ऑलरेडी कल्प्रिट इंटेंशन है कि आपने चेक दिया हुआ है एंड उसके बाद आपने अपने फंड्स नहीं रखे हैं अकाउंट में। इसका मतलब आप खुद ही नहीं चाहते कि वो चेक ऑनर हो एंड फिर भी आपने उसे इशू किया है। तो यहाँ से एक इंटेंशन का पता लगाना चाहते हैं डिपार्टमेंट, जो भी लॉ मेकर्स हैं। तो द पेई में लीगली sue the defaulter drawer for dishonor of check only if the amount mentioned in the check is towards discharge of a debt or any other liability of the defaulter towards pay। तो आप ध्यान रखिए कि एक वैलिड लाइबिलिटी होनी चाहिए, एक वैलिड आपका पेमेंट करने का वो होना चाहिए, और तभी आप उसे लीगली स्यू कर सकते हैं। If the check was issued as a gift towards lending of a loan or for unlawful purposes, the drawer cannot be prosecuted। प्रोसिक्यूशन वहां पे पॉसिबल नहीं है जहाँ पे अनलॉफुल पर्पस के लिए उसे दिया गया है। अगर आपका वैलिड पर्पस है, जैसे आपके पैसे निकल रहे हैं, आपने कभी पैसे दिए हैं, कोई भी नॉर्मल ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें चेक दिया है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा हुआ है या आपने कभी किसी से उधार लिया है, उसको चुकाने के लिए आपने उसे चेक दिया हुआ है, तो ये जो सारी जो लॉफुल चीजें हैं इसके लिए अगर आपने चेक दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल वैलिडली लीगली आपको वो पेमेंट मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला है तो आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में राइट्स है कि आप उस पेयर को जो भी ड्रॉर है उस चेक का, उसको आप एम्फसाइज कर सकते हैं कि उसको ये वाला चेक ऑनर करना होगा। तो इफ पेई डिसाइड्स टू प्रोसीड लीगली, अगर हम लीगली जाने का सोच लेते हैं तो ड्रॉर को एक चांस देने का बनता है। तो जैसे ही आपके पास वो जो मेमो आता है चेक रिटर्न मेमो, उसमें अगर इनसफिशिएंट फंड्स का वो आता है कि इनसफिशिएंट फंड्स होने की वजह से आपका चेक रिटर्न हुआ है, तो आप अपने वो जो ड्रॉर है उसको आप 30 डेज के अंदर अंदर आप उसे एक नोटिस भेजेंगे कि आपने जो चेक दिया था वो चेक रिटर्न हो चुका है, इसलिए आपको 15 दिन के अंदर मुझे ये चेक का अमाउंट पे करो। आप उसको ये वाला जो नोटिस भेजोगे 30 दिन के अंदर और उसे 15 दिन के अंदर पैसों की डिमांड करो। तो अगर वो चेक इशूअर फेल कर देता है, इफ ही फेल्स टू मेक द फ्रेश पेमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस, अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे नहीं देता है तो पेई के पास फिर राइट है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट्स का जो गेट है, कोर्ट्स में न्याय की वो गुहार लगा सकता है पेई। तो पेई हैज द राइट टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। However, the complaint should be registered in a magistrate's court within 1 month of the expiry of the notice period। तो भी जो भी नोटिस पीरियड है 30 डेज का, उसके अंदर आप उसकी कंप्लेंट को आप अपनी लीगल कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सेक्शन 138 में आगे बढ़ने के लिए। देखिए चेक बाउंस के केसेस पहले बहुत सालों तक चलते थे कोर्ट ऑफ लॉ में, तो लोगों ने उसको उसमें थोड़ा सीरियसनेस नहीं आ रहा था, तो इसीलिए अब चेक बाउंस के जो केस हैं सेक्शन 138 में उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं
इसमें बहुत जल्दी आजकल केसेस सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर किसी ने भी ऐसी गलती की है तो लॉ अब बहुत स्ट्रिक्ट है एंड कोई भी आपके साथ चेक को लेके खेल नहीं कर सकता है। अगर वैलिड लायबिलिटी है, उसने चेक दिया है, तो आपको चेक को ऑनर करना ही होगा। द चेक शुड बी ड्रॉन बाय द ड्रॉर ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम। ध्यान रखिएगा, चेक जब भी आप लें किसी से तो आप ध्यान रखिए कि जो चेक आप रिसीव कर रहे हैं वो जिसने दिया है वो उसी के नाम का चेक है और उसी का ही अकाउंट है। वो किसी और का अकाउंट अगर आपको देगा तो दिक्कत है, उसमें आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा अगर वो चेक बाय एनी चांस बाउंस हो जाता है तो। So the check should have been returned or dishonored because of insufficient funds. तो जो रिटर्न मेमो होता है उसमें insufficient funds की वजह से वो डिसऑनर होना चाहिए। And the check is issued towards discharge of a debt or legal liability. तो जो चेक होता है वो लीगल डेट और लाइबिलिटी के लिए होना चाहिए था। कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए आपने इशू किया है तो आपके पास कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है उस इंसान के खिलाफ जिसने उसे अनलॉफुल चीजों के लिए यूज किया है। So after receiving the notice, if the drawer doesn't make the payment within 15 days from the day of receiving the notice, then he commits an offence punishable under section 138 of the Negotiable Instruments Act. 15 दिन के अंदर का टाइम है आपके पास। अगर आपने ऐसा कोई चेक इशू किया है, आपका चेक बाउंस हो गया है, तो आप कृपया करके 15 दिन के अंदर अंदर उस चेक को ऑनर करवाइए या आप उसको बाहरी पैसे देके क्लोज कराइए ताकि दोबारा से वो चेक प्रेजेंटेशन के लिए न जाए एंड वो दोबारा से बाउंस ना हो। अदरवाइज आपके ऊपर कार्यवाही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है। कंटेंट्स जो होना चाहिए नोटिस का वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपके साथ फॉर्मेट भी आपको बता दूंगी। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आप उसे देख सकते हैं। लीगली सर्टेन कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू यूज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138। सेक्शन 138 अब बहुत ही एक पावरफुल सेक्शन है, इसमें आप बहुत जल्दी न्याय ले सकते हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक। चेक का केवाईसी लेना होगा आपको ड्रॉअर का जिसने वो चेक इशू किया है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई की केवाईसी चाहिए हमें यहाँ पर। आप इसमें जस्ट नॉट द नेम एंड एड्रेस, इसको और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए आप इसमें पैन और आधार नंबर भी यूज कर सकते हैं। ये लेटेस्ट है, मैं अपने जब भी ड्राफ्टिंग करती हूँ उसमें पैन और आधार नंबर जरूर रखती हूँ सो दैट बिल्कुल एक यूनिक चीज हम लेकर आए कि कोई बायस्ड आदमी को हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक प्रॉपर केवाईसी के साथ हम बात कर रहे हैं। तो अगर जो चेक है, चेक की हम डिटेल्स बताएंगे, चेक की इंफॉर्मेशन देंगे, चेक का डेट, अमाउंट और चेक नंबर लिखेंगे और चेक बाउंस का रीजन लिखेंगे एंड रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। तो हम हमारा जो चेक बाउंस हुआ है हम उसका जो नोटिस लिखेंगे उसमें हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये बहुत इमीडिएट बेसिस पर पेमेंट चाहिए बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ फंड्स। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो रेफरेंस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट तो 100% यहाँ बनता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ फॉर्मेट। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई हैव दिस फॉर्मेट ऑफ नोटिस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे और फिर उसके बाद हम जो ड्रॉअर का नाम है यहाँ पे ड्रॉअर का डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे पूरा। यहाँ पे ड्रॉअर डिटेल्स विद फुल केवाईसी होना चाहिए एंड देन उसके बाद हम नोटिस का फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे मेन नोटिस की मेन बॉडी है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का हम इसमें वो देंगे ओपनिंग लाइन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिटेलिंग देंगे कि हमने वो जिस किसी रीजन की वजह से आपने उसको जो चेक इशू किया है वो। तो यहाँ पे अब हमारा, मैं आपको अपनी स्लाइड के साथ लेके चलती हूँ। तो चेक ड्रॉअर का नाम आ गया, केवाईसी एंड पेई का केवाईसी आ गया। देन वी हैव दिस, अब हम चेक की डिटेल्स दे रहे हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इंफॉर्मेशन जो चेक की है वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये देंगे कि ये जो इनसफिशिएंट फंड की वजह से ये हो गया है। तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ रिटर्न ऑफ चेक लिख दिया है, रीजन फॉर चेक दिया है, हमने रीजन फॉर चेक बाउंसिंग भी यहाँ लिख दिया है, इनसफिशिएंट फंड की वजह से चेक बाउंस हुआ है। अब हमने रीजन फॉर चेक बाउंसिंग लिख दिया है। उसके बाद हमें इमीडिएट अरेंजमेंट फॉर पेमेंट की हमने
यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, और हमने रेफरेंस देते हुए यहाँ लिखा है प्लीज नोट दैट इन केस फेलियर इज देयर टू मेक द पेमेंट देन पनिशेबल हो जाएगा 1 ईयर 2 ईयर या जो भी आप लिखना चाहें, एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, ये 2 साल तक का भी हो सकता है, और विद फाइन। तो हमने हर तरीके से कोशिश की है इस वाले को, यहाँ पे आप देख लीजिए, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस अमाउंट ऑफ चेक और विद बोथ, दोनों ही आपको देनी पड़ जा सकती है, इसीलिए आप समय से पहले बिफोर वी गो टू दी कोर्ट आप इसको बाहर ही सेटल कीजिए और आप हमें हमारे चेक को ऑनर कीजिए। So you are further required to notice that in case of your failure to make the payment, we shall be further liable for all the costs and expenses। तो हम ये भी कह रहे हैं कि अगर हम लीगल एक्शन लेंगे, क्रिमिनल लॉ के साथ अगर प्रोसीडिंग्स में जाएंगे, तो केस तो हमने ही जीतना है एनीवेज, और अगर हम जीते हैं तो जो हमारा खर्चा भी हुआ है उसको भी आपको सारे कॉस्ट को आपको बेयर करना होगा। तो ये जो नोटिस है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये नोटिस आपके एडवोकेट को सेंड करना है, आपको नहीं। आप इसे नहीं सेंड कीजिएगा, ये नोटिस एडवोकेट सेंड करेंगे आपके बिहाफ पर। तो अगर आप ओपनिंग लाइन देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा अंडर इंस्ट्रक्शंस एंड अथॉरिटी फ्रॉम आवर क्लाइंट। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसा नोटिस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक देते हैं तो आप इसे वकील के थ्रू ही, अपने एडवोकेट के थ्रू ही आप इसको सेंड कराइए। तो ये था हमारा, आप इसका फॉर्मेट आप हमारे चैनल पर से ले सकते हैं। आई होप दिस वाज वेरी यूजफुल टू यू। चेक बाउंस में आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये हर किसी को पता होना चाहिए कि आप यूं ही कैजुअली किसी को चेक्स ना लिख के दें, या यूं ही बहुत लाइटली किसी से चेक ना लें। आपको ये इंश्योर करना है कि ये सारी प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना बेटर होता है। आप इंश्योर कीजिए कि जो देने वाला है वो क्रेडिबल इंसान है, जिससे आप चेक ले रहे हैं, जिससे आप डीलिंग्स कर रहे हैं, वो क्रेडिबल इंसान है। तो अगर वो क्रेडिबिलिटी रखते हैं तो वो अपना चेक बाउंस नहीं होने देंगे, और अगर वो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चेक्स बाउंस करेंगे। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी की जेन्युइन परेशानी होती है तो उसने चेक तो लिख के दे दिया, पर उस समय उसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसीलिए अगर आप ऑप्शन नंबर 1 यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर आप दोबारा से उसे चेक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपको उसे रिप्रेजेंट करने का टाइम होता है। तो आप आपका जो ड्रॉर है उससे बात कर लीजिए, उससे कह दीजिए कि ये चेक बाउंस हो गया है, मैं इसे कब रिप्रेजेंट कराऊं, नहीं तो फिर मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 पे तो सीधे वही आता है कि आप नोटिस भेजेंगे, नोटिस के 15 दिन के अंदर उसने आपको सारे पैसे देने हैं, और अगर वो आपको सारे पैसे नहीं देता है तो आप सीधे उसे लीगल नोटिस भेजेंगे और कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए इन्वाइट करेंगे। तो वो सब ना हो, इसीलिए आप ध्यान से डीलिंग कीजिए जिसके भी साथ आप कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रहा, आपको अच्छा लगा होगा। आप जो फॉर्मेट है, जो नोटिस का फॉर्मेट है, वो बहुत अच्छा सिंपल लैंग्वेज में है। आप उसे हमारे चैनल से प्रोक्योर कर सकते हैं, ना मिले तो आप हमें लिखिएगा, और लाइक एंड शेयर को जरूर कीजिएगा। बेल बटन को आप जरूर ऑन रखिएगा सो दैट हमारे सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं और आप उसे बिल्कुल टाइमली वॉच कर सकें और टाइमली अपने एक्शंस ले सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे फिट एंड हेल्थ।